Hello everyone. I hope you have watched the first part of the FTP, and in the second part we will be doing status holder. Okay. स्टेटस होल्डर कौन होता है, उसको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं एंड किस तरीके से उसका रिकॉग्निशन होगा, ये सारा कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। सो स्टेटस होल्डर मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि मैं बहुत अच्छा एक्सपोर्ट्स कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम एक्सपोर्टिंग अ लॉट, मेरा बहुत अच्छा टर्नओवर हो चुका है एक्सपोर्ट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, मुझे स्टार्स देती है। ओके, स्टार बोलते हैं ना अपन, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। मतलब अगर मेरा जो एक्सपोर्ट से टर्नओवर है वो कुछ स्पेसिफिक लिमिट तक जाता है, तो गवर्नमेंट मुझे रिकॉग्नाइज करती है एज 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। ओके, समझ में आ रहा है? और अगर मेरा टर्नओवर और ऊपर जाता है, 2 स्टार, देन 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरीके से रिकॉग्निशन किया जाता है। ओके, सो सर यहाँ पर बेनिफिट्स क्या होंगे इनके? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टेटस होल्डर? देयर आर मेनी बेनिफिट्स। ओके, बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसी वीडियो में अपन देखेंगे, नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेटस होल्डर्स आर बिजनेस लीडर्स who have excelled in the international trade and have successfully contributed to the country's foreign trade। ठीक है, इंडिया के फॉरेन ट्रेड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इन लोगों का, इसीलिए इन लोगों को हम लोग स्टेटस होल्डर का दर्जा देंगे। आ रहा है समझ में? स्टेटस होल्डर्स डिपेंड्स ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ओके, जो भी आप एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करेंगे उस बेसिस पर आपको स्टार्स वगैरह दे करके रिकॉग्निशन मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की हमने बात करनी है। ओके, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन यूएसडी मिलियन। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये सब, ये एफओबी या फिर एफओआर, दोनों ही केस में हो सकता है। मैं आप लोग को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ एफओबी एफओआर क्या होता है, कब हम लोग क्या लेंगे। चलो, टॉपिक चल रहा है स्टेटस होल्डर। ओके, स्टेटस होल्डर, यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस की। ओके, लेकिन यहाँ पर और एक चीज समझना, गवर्नमेंट ने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को नहीं, लेकिन ऐसे सप्लायर्स को, जो लोग ईओयू को सप्लाई करते हैं, जो एससीएल को बेचते हैं, उनको भी स्टेटस होल्डर का रिकॉग्निशन देना चाहा है। ओके, तो यहाँ पर दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। सबसे पहला कैटेगरी होगा डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स। ओके, डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स। डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स मतलब क्या होता है? आप लोग को यहाँ पर फॉरेन करेंसी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉरेन करेंसी। यस और नो? फ्रीली फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी मिलेगा। एंड सेकंड जो होता है वो होता है सप्लाईज टू, सप्लाईज टू एसईजेड, और वी कैन से यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट्स। आप लोग जीएसटी का वीडियो देख करके आए हो, आई होप। ओके, सो ये जो डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, अब यहाँ पर आप लोग को कौन सा करेंसी मिलेगा? कहना है ऐसे रुपीज मिलेगा, यस और नो? रुपीज मिलेगा। यहाँ पर आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा, यहाँ पर रुपीज मिलेगा। सो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपका केस पहला वाला है, दैट इज नथिंग बट डायरेक्ट एक्सपोर्ट वाला। ओके, सो इन दैट केस व्हाट वी विल बी गोइंग टू चेक इज एफओबी वैल्यू। हम क्या चेक करेंगे? यहाँ पर हम चेक करेंगे एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। समझ में आया? एफओबी का मतलब आप लोग को मालूम है, कस्टम्स का वीडियो आप लोग देख करके आए हो। ठीक है, एक्सपोर्टर का जो प्राइस होगा एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन इज कॉल्ड एज एफओबी वैल्यू। ओके, एंड ये जो रुपीज में जो डिनोमिनेशन हो रहा है, इसका हम लोग लेंगे एफ ओ आर वैल्यू, फ्री ऑन रोड वैल्यू। ओके, फ्री ऑन रोड वैल्यू।
समझ में आया? सो ये बेसिकली रुपीज में होगा एंड ये बेसिकली डॉलर्स में होगा, डॉलर्स या फिर जो भी फॉरेन करेंसी है, पाउंड या स्विस फ्रैंक वॉट एवर इट इज। सो ये एफ ओ आर वैल्यू है एंड ये है एफ ओ बी वैल्यू। इज दैट वेरी क्लियर? तो जब भी मैं आपको एफ ओ आर कहूँ तो आप लोग को समझना है कि डीम्ड एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू एसजेड की बातें हो रही है। एंड जब हम लोग एफ ओ बी की बात कर रहे हैं तो आप लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया। आया समझ में? ओके, अभी एक्सपोर्ट का रिकॉग्निशन अपन देख लेते हैं, किस तरीके से रिकॉग्निशन होगा स्टार कैटेगरीज का। चलो, वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस, वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ओके, देन टू स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार। ओके, अब यहां पर जो मैं लिख रहा हूं ना, दिस इज नथिंग बट मिलियंस में फिगर एंड यूएसडी, मतलब यूएसडी मिलियन है ये। ओके, सॉरी, ऊपर लिखना चाहिए मुझे, ये है यूएसडी मिलियन। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां पर वन लिखूंगा एग्जाम्पल, सो 1 मिलियन यूएसडी, दो लिखूंगा 2 मिलियन यूएसडी, 25 लिखूंगा 25 मिलियन यूएसडी, इस तरीके से चलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कितना आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। क्या लिख रहा हूँ मैं? कितना आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। ओके, एफओबी और एफओआर दोनों ही हो सकता है, डीम्ड एक्सपोर्ट का होगा या फिर सप्लाई टू एसिड होगा तो एफओआर। ठीक है, आपको रुपीज में होगा एंड हम उसको कन्वर्जन कर सकते हैं, कौन से रेट पर कन्वर्जन करना है आगे देखेंगे। सो यहाँ पर आपको याद कैसे रखना है, 3, ओके, 25, देन यहाँ पर हम करेंगे 100, देन 500 एंड 2000। दीज आर यूएसडी मिलियन, मतलब 3 मतलब क्या हो जाएगा ये, 30 लाख यूएसडी मिलियन, सॉरी 30 लाख यूएसडी, नॉट मिलियन, अगेन मिलियन मत करो, 3 मिलियन यूएसडी मतलब 30 लाख यूएसडी। ओके, अब आगे आगे क्या आएगा बताओ? देन ऐसे 2.5 करोड़ यूएसडी, यहाँ पर होगा 10 करोड़ यूएसडी, आगे 50 करोड़ यूएसडी एंड नेक्स्ट वुड बी 200 करोड़ यूएसडी। आया समझ में? अगर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 30 लाख यूएसडी है देन आपको मिलेगा वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगरी। सर ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आपको अगर एक्सपोर्ट का जो स्टार मिल गया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे आओगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग अहेड कि व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर। ठीक है, उनको एक क्या बोलते हैं अपन, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, दे आर द बिग पर्सन, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, फटाफट क्लियरेंस होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड सो ऑन। आपके लिए जो सायन होगा, SION सियोन, वो जल्दी फिक्स किया जाएगा। ओके, विद इन 60 डेज। ये सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, एंड जो 3, 4, 5 का कैटेगरी का जो ये होगा स्टेटस होल्डर, ओके, इन लोग को डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का भी जो बेनिफिट्स है वो भी दिया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, ये कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं पहले तो। सो 30 लाख यूएसडी, ओके, कितना, 30 लाख यूएसडी, आप इतना टर्नओवर करो, वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगरी आपको मिल जाएगा। ओके, देन अगर 2.5 करोड़ यूएसडी का टर्नओवर आपने किया एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट्स परफॉर्मेंस, आपको मिलेगा टू स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगरी, 100 यूएसडी मिलियन, दैट इज नथिंग बट 10 CR यूएसडी। आपको मिलेगा 3 स्टार, 50 CR यूएसडी 4 स्टार, 200 CR यूएसडी 5 स्टार। आया समझ में? सो इतना सारा कैटेगरीज है। अब आगे जाकर के हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट्स एंड व्हाट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन दिस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इसमें हम क्या ऐड करेंगे क्या नहीं करेंगे ये जानते हैं। चलो, वही लिखा है यहाँ पर। ओके, an applicant shall be considered as a status holder upon achieving the export performance during current
एंड प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स एज इंडिकेटेड अबाउ। मतलब आपको करंट ईयर में एंड प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स में ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपको अचीव करना होगा। ओके, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नेसेसरी, देखना है विद ब्रदर, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नेसेसरी इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 4 ईयर्स। ओके, एटलीस्ट 2 साल में तो होना चाहिए। समझ में आया? एग्जाम्पल लेता हूँ, मान के चलो सितंबर 2022। ओके, ये मंथ एंड तक मेरा टर्नओवर था से 30 लाख USD। ओके, पिछले साल मेरा था 40 लाख USD, उसके पिछले साल था मेरा से थोड़ा सा कम था, अज्यूम कर रहा हूँ 31 लाख USD। ओके, और उसके भी पिछले साल अगर अपन देखें तो और भी कम लेता हूँ 25 लाख USD। सब यूएसडी में, INR में कुछ नहीं, सब यूएसडी में। तो यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं, करंट ईयर में एंड प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर में, कितने 3 फाइनेंशियल में, तो करंट ईयर में मेरा 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का रैंकिंग आ सकता है। ओके, एंड प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स भी देखेंगे, मतलब ये 3 साल। ओके, ये 3 साल में भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करना है। क्या यहाँ पर अचीव हो रहा है? नहीं। लेकिन आगे अपन देखेंगे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नेसेसरी इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, पिछले 4 सालों में एटलीस्ट 2 साल में आप लोग को ये परफॉर्मेंस अचीव करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 31 लाख USD एंड 40 लाख USD, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 बार अचीव कर लिया है, तो मुझे 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का कैटेगरी मिल जाएगा। समझ में आया? और अगर ज्वेलरी सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, तो जो परफॉर्मेंस होगा वो करंट ईयर एंड प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स का देखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पिछले 2 साल। इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, in case of FOR value, conversion to be done as at 1st April of each financial year। ओके, आपको कन्वर्जन करना होगा ना, FOR हमेशा रुपीज में होगा ऑब्वियसली ना, मैंने एसिड को बेचा, मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट किया तो रुपीज में इसका डिनोमिनेशन होगा, तो इस रुपीज को अपने को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा बाय टेकिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज एज ऑन 1st अप्रैल। मतलब मान के चलो कि 2021। ओके, इस साल में मेरा FOR वैल्यू कितना हुआ, से एक अजम्पशन लेता हूँ 30 लाख इंटू 7, 27 करोड़। 27 करोड़। ओके, 2021 में 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को जो फॉरेन एक्सचेंज का रुपीज पर डॉलर का रेट था, वो अज्यूमिंग इट वाज 65, अज्यूमिंग। ओके, तो यहाँ पर मुझे डॉलर से कंपेयर करना होता है, सो 27 करोड़ डिवाइडेड बाय 65 कितना आएगा, 27 करोड़ डिवाइडेड बाय 65, सो 41 लाख, 41.53 पकड़ रहा हूँ लाख, दिस इज USD। ओके, तो यहाँ पर मुझे कौन सा कैटेगरी मिलेगा, कहने से मुझे 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का कैटेगरी मिलेगा। ओके, समझ में? ओके, आगे, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ वन IEC होल्डर शैल नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर। आप किसी और पर्सन को आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ में आया? नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग export performance for grant of 1 star export houses category, exports by IEC holders under the following categories shall be granted as double weightage। very important। ओके, 1 स्टार हाउस के लिए, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए जो अभी मैं नीचे पढ़ूंगा ना, उसके लिए डबल कैटेगराइजेशन। मतलब अगर आप 1 रुपए का माल बेचोगे, हम लोग 2 रुपया कंसिडर करेंगे, आप 3 रुपए का बेचेंगे, हम लोग 6 रुपया कंसिडर करेंगे। सो डबल वेटेज होगा। कौन से केसेस में, मतलब आपने एक्सपोर्ट्स या फिर आपने जो भी सेल्स किया है, अगर अगर आप लोग MSME वाले हो, ओके, एंड आपने सेल किया तो डबल वेटेज। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो हैविंग ISO, देन इन दैट केस आपका डबल वेटेज होगा। ओके, पढ़ते हैं एक बार। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, दैट इज MSME, एज डिफाइंड इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। अगर आप लोग ये हो एंड आपने किया है एक्सपोर्ट्स,
सो डबल वेटेज कंसिडर होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जिसके पास आईएसओ है, डबल वेटेज कंसिडर होगा। यूनिट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम एंड जम्मू कश्मीर। ओके, अगर आप लोग यहाँ पर सिचुएटेड हो एंड आप एक्सपोर्ट्स करते हो या फिर एसजीएड को सेल कर रहे हो या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, तो आपका जो भी सेल्स होगा उसका डबल कंसिडर होगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। आ रहा है समझ में? यूनिट्स लोकेटेड इन एग्री एक्सपोर्ट्स जोन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, export of items under authorization shall be added for calculation of export performance, okay, including SCOMET items। मतलब क्या? चलो व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, बताता हूँ। अब ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनो। अब ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऑथोराइजेशन था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से एडवांस ऑथोराइजेशन था आपके पास। अब एडवांस ऑथोराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बेसिक मीनिंग समझ के चलो। एक बेसिक मीनिंग, इन सिंपल वर्ड्स, इफ आई वांट टू से, इफ आई वांट टू डिस्क्राइब दिस एडवांस ऑथोराइजेशन, देखो, गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस दे रहा है, उसका नाम है एडवांस ऑथराइजेशन, ओके। वो लाइसेंस से आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग इनपुट्स को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, इनपुट्स को, नॉट कैपिटल गुड्स को। यू कैन इंपोर्ट इनपुट्स ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री। कुछ कंडीशंस होंगे, हाँ, जरूर कंडीशंस होंगे, ठीक है। ये इंडिया है, आपने इनपुट्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया, ओके, विच यू आर गोइंग टू यूज इन योर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ओके, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। समझ में आया? सो ये जो भी इस एडवांस ऑथोराइजेशन के तहत आपने एक्सपोर्ट जो किया है ना, उसको भी कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस टू ग्रांट 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जो भी है, ओके। ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में इंक्लूड किया जाएगा। आया समझ में? ऐसा नहीं कि अगर आपके पास ऑथोराइजेशन है तो आपको एक्सपोर्ट करना ही था तो ये क्यों ऐड करेंगे, ऐसा नहीं। एडवांस ऑथोराइजेशन के अंडर करो या फिर डीएफआईए ईपीसीजी किसके अंडर भी आप एक्सपोर्ट करो, that particular export performance would be considered in your categorization, okay, स्टेटस होल्डर कैटेगरी के लिए कंसिडर किया जाएगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़े। इंक्लूडिंग स्कॉमेट, स्कॉमेट मतलब ये फुल फॉर्म देख लो एक बार, स्पेशल केमिकल्स, ओके, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, आगे भी यूज होगा, ओके, शैल बी एडेड फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, अभी जो पॉइंट के लिए आप लोग इतना सब पढ़ रहे हो वो आ रहा है, ओके। मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर शॉर्ट नोट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा, पक्का आएगा, ओके। 100% फोकस से सुन लेना है आपको ये, ओके। एंड इसमें से जो 7 पॉइंट दिए हुए एटलीस्ट 4 तो याद रख लेना। चलो, व्हाट आर द प्रिविलेजेस फॉर स्टेटस होल्डर? स्टेटस होल्डर के लिए क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उनको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है वो समझते हैं। सबसे पहला, ऑथोराइजेशन एंड कस्टम्स क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर आप लोग कस्टम क्लियरेंस कर सकते हो, ओके। अगर आप लोग स्टेटस होल्डर हो तो आप लोग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, ठीक है, जो सियोन होता है वो आपके लिए प्रायोरिटी बेसिस पर फिक्स किया जाएगा विद इन 60 days। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक्स, ठीक है, बैंक्स में दुनिया भर के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उसमें आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा सबमिट करने नहीं पड़ेंगे, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो फॉरेन करेंसी है वो हवाला के थ्रू लेके आओगे, ऐसा नहीं, आपको बैंकिंग चैनल से ही लाना पड़ेगा, ओके। हाउएवर द रेमिटेंसेस और रिसिप्ट वुड कंटिन्यू टू बी रिसीव्ड फ्रॉम बैंकिंग चैनल्स ओनली। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी इन स्कीम्स अंडर एफटीपी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एडवांस ऑथोराइजेशन के लिए जाते हो, मतलब एप्लीकेशन करते हो, ईपीसीजी के लिए एप्लीकेशन करते हो, आपसे बैंक गारंटी, ओके, एंड बॉन्ड लिया जाता है। लेकिन अगर आप स्टेटस होल्डर हो तो आपसे हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमको आप पर भरोसा है, आप एक्सपोर्ट करेंगे।
2 स्टार एंड अबव आर परमिटेड टू एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयरहाउस। आप खुद का प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस डाल सकते हो। ओके, आप खुद का वेयरहाउस बना सकते हो फॉर एक्सपोर्टिंग, जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 2 स्टार एंड अबव रैंकिंग होना चाहिए। ओके, 2 स्टार मतलब 25 मिलियन USD के ऊपर आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करना होगा करंट ईयर में एंड पिछले 3 सालों में। ओके, एंड 4 साल में से एटलीस्ट 2 इयर्स में तो आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दिखना चाहिए। ओके, जेम्स ज्वेलरी सेक्टर है तो प्रीसीडिंग 2 इयर्स। सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फॉर 3, 4, 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस। ओके, तो जिनका 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार है, वो लोग जो ओरिजिन सर्टिफिकेट है दैट इज मेक इन इंडिया, खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। दे कैन सेल्फ सर्टिफाई। समझ में आया? ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये लोग जब इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे किसी कंट्री में, ओके, दूसरे किसी कंट्री में अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से सामने वाले इंपोर्टर को भी कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है। ओके, सो वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंपॉर्टेंट होता है। दैट कैन बी गिवन ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, दैट कैन बी मेड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस इफ यू हैव 3 स्टार और अबव कैटेगरी। नेक्स्ट, स्टेटस होल्डर shall be entitled to export freely exportable items, मतलब आप सैंपल्स वगैरह जो भी है फॉर प्रमोशन इंडिया के बाहर भेज सकते हो। कितना भेज सकते हो? देखो आपके मॉड्यूल में लिखा नहीं है, मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा कितना बेच सकते हो। ओके, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है ना, इसको आप कट कर दो चाहिए तो, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ वो आप डाल देना। ओके, चलो इसको ना अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ओके, इसको अपने को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। ओके, सबसे पहला कैटेगरी होगा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, हम लोग वैसे क्या पढ़ रहे हैं? जो स्टार हाउसेस होते हैं वो कितना एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंडिया के बाहर दे सकते हैं। ओके, प्रोडक्ट्स मतलब कितने अमाउंट के प्रोडक्ट्स वो लोग फ्री में इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कर सकते हैं, वो हम देख रहे हैं। ओके, सबसे पहला है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इंक्लूडिंग प्रेशियस मेटल सेक्टर। प्रेशियस मेटल्स। अगर हम इसकी बात करें तो 1 करोड़ और 2% ऑफ एवरेज एनुअल एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, ओके, of preceding 3 years, of preceding 3 years, whichever is lower। कितना कर सकते हो आप एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए? ₹1 करोड़, ओके, और 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रिलेशन ऑफ प्रिसीडिंग 3 years विच एवर इज लोअर। इतना आप लोग फ्री में इंडिया के बाहर दे सकते हो फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन इफ यू आर स्टेटस होल्डर। आया समझ में? एकदम सिंपल था। इज इट वेरी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दे रहे हो, किसको क्या दे रहे हो आप लोग? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जैसे मेडिसिन ड्रग्स वगैरह। ओके, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, such as WHO and so on। So in that case आप लोग कितना एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बेच सकते हो? आंसर इज 8%। 8% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, प्रीसीडिंग 3 financial years। आया समझ में? नेक्स्ट, अगर आप लोग दूसरे किसी को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दे रहे हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू अदर्स,
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू अदर्स, देन इन दैट केस आप लोग दे सकते हो 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रिलेशन, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। आया समझ में? इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंडिया के बाहर गुड्स को दे सकते हो। ओके, लिमिट यहाँ पर लिख रहा हूँ हेडिंग, लिमिट अप टू विच गुड्स कैन बी गिवन एज एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन मार दो इसको, एंड इस तरीके से होगा। आया समझ में? इसको 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। इज दैट वेरी क्लियर? चलो आगे बढ़े अभी। नेक्स्ट पॉइंट है स्कीम्स। अभी यहाँ पर हम लोग कौन से स्कीम्स पढ़ने वाले हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। ओके, डिटेल में स्कीम्स अगले पार्ट से मैं आपको दूंगा। अभी सिर्फ ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है स्कीम्स के ऊपर। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्कीम्स, ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड ड्यूटी रेमिशन। ड्यूटी रेमिशन का मतलब होता है कि आप पहले ड्यूटी पे करो, बाद में आपको रिफंड दिया जाएगा। दैट स्कीम वी हैव ऑलरेडी लर्नड, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी एग्जेम्पशन मतलब आप लोग को इंपोर्ट करते टाइम ड्यूटी पे ही नहीं करना। उसमें क्या था, रेमिशन में पे करो फिर रिफंड लो, इसमें पे ही मत करो। इसको बोलते हैं ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। सो ड्यूटी एग्जेम्पशन में कौन सी स्कीम्स आती है, एडवांस ऑथराइजेशन आता है, डीएफआई आता है, ईपीसीजी आता है, ओके एंड सो ऑन। With effect from 1/1/2021, government has introduced a new scheme for remission of duties and taxes on exported products. Okay, रोड टैप स्कीम, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे रोड टैप स्कीम। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ओके, फॉर एलिजिबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए जो कुछ भी गुड्स इंपोर्ट किए हैं, परचेस किए हैं, एंड उसके ऊपर ड्यूटी का आपने पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, ड्यूटी या फिर कोई भी टैक्सेस, सो वो सारे आपको रेमिट किए जाएंगे। ओके, आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी, एंड वो स्क्रिप्ट को आप यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ योर कस्टम्स ड्यूटी। ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन की आपको जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को डायरेक्टली स्कीम्स के ऊपर लेके जाऊंगा। ओके, एडवांस ऑथराइजेशन हमने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस किया था, डीएफआईए भी कुछ इस तरीके से, लेकिन ये पोस्ट इंपोर्टेशन है। ओके, एंड ईपीसीजी कैपिटल गुड्स के लिए होता है। अगर आपको कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स विच यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट, तो आप कैपिटल गुड्स को भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, सो इन सब में कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस होता है। एक बेसिक रफ आइडिया देता हूँ, जो भी आपने इंपोर्ट किया है प्लस 15% शुड बी योर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन केस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन। इन केस ऑफ डीएफआईए 20% वैल्यू एडिशन चाहिए। इन केस ऑफ एपीसीजी स्कीम, जो भी आप इंपोर्ट करोगे, ओके, एंड जो भी कस्टम ड्यूटी आपने बचाई ऑन दैट कैपिटल गुड्स, उस कस्टम ड्यूटी का 6 टाइम्स शुड बी योर एक्सपोर्ट वैल्यू। ओके, एंड ये काफी ज्यादा मतलब अलग अलग भी है। ओके, अगर आप लोग इंडिजिनस परचेस करते हो तो 75% हो जाएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, अभी डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहली स्कीम एडवांस ऑथराइजेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।